સાદગી, સંયમ અને સેવા છે જેમનો મુખ્ય અભિગમ। भट्ट साहब, मैं पिछले 6 वर्ष से गुजरात में राज्यपाल के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई। इस देश में हरित क्रांति हुई, दुग्ध क्रांति हुई, लेकिन अब जन जागृति की वो क्रांति हो रही है जिसके प्रेरणा स्वरूप आचार्य जी बने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बहुत रुचि इस विषय में लेकर इस समय हमारे प्रदेश में कृषि मंत्री जीतू भाई वाघाणी जी वो पूरे समर्पण भाव से इस मिशन पर लग चुके हैं। સત્તાની ઊંચાઈ પર રહીને પણ ભૂમિ સાથે જોડાયેલું છે જીવન। आचार्य जी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कब आपके मन में ऐसा आया कि नहीं, अब ये सही समय है कि अब जाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा? उस सोच को लेकर मैंने इस अभियान को चलाना शुरू किया। देश के बालक हमारे परिवार का हिस्सा हैं। सबका स्वास्थ्य बचे, पर्यावरण बचे। જેમના શબ્દોમાં છે શાંતિ અને વિચારોમાં છે ક્રાંતિ। आचार्य जी, हम पिछले 12-15 दिन से इस जिले के प्रवास में हैं। हम यहाँ पे 32 खेडूतों को हम मिले जी। उन 32 में से 30 प्राकृतिक कृषि करने वाले हैं। ये आपने भट्ट साहब बहुत अच्छा किया। मैं आपको और आपके न्यूज चैनल को बधाई देता हूँ। પદ છે જવાબદારી અને પથ રાષ્ટ્રહિત સર્વોપરી। आप सबको टास्क दे रहे हैं, तो अब हमारी इच्छा ऐसा है कि आप मीडिया को भी कोई टास्क दीजिए। हम टास्क लेने के लिए तैयार है, हमें क्या करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये मंत्र और ये प्रार्थना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसको सच्चे अर्थ में चरितार्थ कर रहे हैं हमारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी। स्वागत है आचार्य जी आपका। धन्यवाद भट्ट साहब। एक तपस्वी की तर्ज पर आचार्य जी गांव गांव जाकर जन जागृति का एक आंदोलन उन्होंने छेड़ के रखा है। इस देश में हरित क्रांति हुई, दुग्ध क्रांति हुई, लेकिन अब जन जागृति की वो क्रांति हो रही है जिसके प्रेरणा स्वरूप आचार्य जी बने हैं। पिछले 24 घंटे से हम उनके साथ में प्रवास कर रहे हैं और हमने देखा कि किस तरीके से युवाओं से, बच्चों से, बेटियों से सबसे संवाद कर रहे हैं और उनका एक ही ध्येय है, वो ये कि समाज को जीवन जीने की कला सिखाना। आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये अमूल्य समय दिया। 24 घंटे से हम आपको देख रहे हैं। इससे पहले हम आपको देखते थे, आपकी कहानियाँ, आपकी स्टोरी चलाते थे। कभी आप एसटी बस में जा रहे हैं, किसी से संवाद कर रहे हैं, लेकिन इतनी करीब से आपको पहली बार जाना और देखा और हम अभिभूत हैं। मतलब हमको ऐसा लगा कि सच्चे अर्थ में अगर हम आपको किसी शब्द से संबोधित कर सकते हैं तो वो तपस्वी के तर्ज पे कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। आप ऐसी भावना रखते हैं, लेकिन भट्ट साहब मैं केवल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से तपस्वी जीवन के साथ रात और दिन 24 घंटा केवल राष्ट्र के लिए सोचते हैं, सब लोगों के कल्याण के लिए सोचते हैं, सबकी समृद्धि के लिए सोचते हैं, तो उनका जो मिशन है स्वदेशी का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, तो हम और आप जैसे लोग कुछ भी उस मिशन में योगदान दे पाएँ तो हम इसको अपना परम सौभाग्य मानते हैं। और उन्हीं की ये प्रेरणाएं हैं जो हमें ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाकर लोगों के बीच में कुछ काम करने का उत्साह देती हैं, प्रेरणा देती हैं। आचार्य जी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कब आपके मन में ऐसा आया कि नहीं, अब ये सही समय है कि अब जाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा? भट्ट साहब, मैं पिछले 6 वर्ष से गुजरात में राज्यपाल के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो मैं यहाँ से पहले 4 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में भी गवर्नर रहा। तो उन दिनों गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मैं स्वयं 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूँ। 450 वहाँ गौएं हैं। तो खेत में जब हमने देखा रासायनिक खादों से धरती बर्बाद हो गई,
और उसमें हमारा एक कर्मचारी दवाई छिड़कते हुए बेहोश हो गया था। तो मेरे को प्रेरणा मिली, मेरे पास 1,500 देश के बच्चे पढ़ते हैं और मैं अपने खेतों में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड डायरेक्ट डलवा करके वो भोजन बच्चों को देता हूँ। तो उन बच्चों का भविष्य क्या बनेगा, ये बड़ा अपराध और पाप मैं कर रहा हूँ, ऐसी ग्लानि मुझे पैदा हुई। और मैंने निर्णय लिया कि अब मैं रासायनिक खेती नहीं करूँगा और मैंने प्राकृतिक खेती की ओर मैं बढ़ा और उससे मेरा उत्पादन भी कम नहीं हुआ और धरती की गुणवत्ता भी बढ़ती चली गई। और फिर मैंने सोचा जब तेरे खेत में हो सकता है तो ये पूरा देश हमारा ही है, देश के बालक हमारे परिवार का हिस्सा हैं, सबका स्वास्थ्य बचे, पर्यावरण बचे, पानी की गुणवत्ता बचे, पानी का संवर्धन हो। ये प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित है, तो देसी गाय का भी संवर्धन और पालन होगा। और मुझे जो जानकारी मिली, करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत सरकार विदेशों में देती और बदले में यूरिया, डीएपी ये खरीदती है। और इतना पैसा मेरे देश का बाहर जाता है और हम उस जहर के द्वारा, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक के द्वारा अपनी भूमि को भी दूषित करते हैं और उसकी उपजाऊ क्षमता भी घटाते हैं। उससे नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेज पैदा होकर पर्यावरण को दूषित करती हैं। आज कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसे कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो इसके पीछे खान पान का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी भाव को लेकर मैंने निर्णय लिया कि जो अपने खेत में मैं सफलतापूर्वक प्रयोग कर पाया हूँ, वो आम किसान, खेडूत भी उसको करे। तो उस सोच को लेकर मैंने इस अभियान को चलाना शुरू किया। और गुजरात में 2 साल कोरोना काल में हमारे खराब हो गए, लेकिन पिछले 2-3 साल में लगातार इस अभियान को चलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बहुत रुचि इस विषय में लेकर, इस समय हमारे प्रदेश में कृषि मंत्री जीतू भाई वाघाणी जी, वो पूरे समर्पण भाव से इस मिशन पर लग चुके हैं, रात दिन सहयोगी बन रहे हैं। इस मिशन को पूरा कृषि विभाग, आत्मा विभाग आगे बढ़ा रहा है। और खुशी होगी भट्ट साहब, इस समय गुजरात में लगभग 8 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, जो पोर्टल में आ चुके हैं, जिनका हम सबको पता है वो कितनी भूमि में करते हैं, क्या फसल करते हैं, ये सारी जानकारी विधिवत साइंटिफिक ढंग से हम उनको देख पा रहे हैं। आचार्य जी, हम पिछले 12-15 दिन से इस जिले के प्रवास में हैं। एक एक्टिविटी चल रही है कि हम जिले में हर जगह पे जा रहे हैं और एक जिले में 7 दिन रुकते हैं। हम यहाँ पे 32 खेडूतों को हम मिले जी। उन 32 में से 30 प्राकृतिक कृषि करने वाले हैं। वाह। उन सबकी हमने सक्सेस स्टोरी भी हमने रिकॉर्ड की। और जब हमने उनको पूछा कि क्या सच में ये कारगर है, तो उन्होंने बोला कि लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम है कि प्राकृतिक कृषि से उत्पादन नहीं होता है, लेकिन शुरुआत के दिनों में नहीं होता है। एक बार समझ में आ गया कि करना कैसे है तो फिर हो जाता है। तो इसके बारे में आप जरूर बताएं दर्शकों को कि डरे नहीं, प्राकृतिक कृषि से आपका नुकसान नहीं होगा। ये आपने भट्ट साहब बहुत अच्छा किया। मैं आपको और आपके न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूँ कि आप जनमानस के कल्याण के लिए 1 महीने से लगभग गांव में घूम रहे हैं और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की सक्सेस स्टोरी भी लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। आप जैसे न्यूज़ चैनल इस मिशन पर लगेंगे तो बड़ा कल्याण होगा। और मैं सभी खेडूत भाइयों से निवेदन करूंगा, किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि जैविक खेती में उत्पादन कम होता है, लेकिन प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता। प्राकृतिक खेती शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। इस प्राकृतिक खेती में एक तो खर्चा नहीं होता। जब किसान ये प्राकृतिक खेती करेगा तो अळसिया, सूक्ष्म जीवाणु, मित्र कीट, केचुआ ये अपने आप काम करना शुरू करेंगे।
खेत में जितना अळसिया बढ़ेगा, जितना सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेगा, जितने मित्र कीट बढ़ेंगे, उतना ही वो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएंगे, धरती की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। रासायनिक खेती जितनी भी है, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, वो इन सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। उसमें अळसिया मर जाता है, उसमें सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई। हमने धरती के में जो पौधे का भोजन बनाने वाले भगवान प्रकृति की ओर से सूक्ष्म जीवाणु थे, जो देसी गौ माता के छाण गोबर से हमें मिलते हैं, गोमूत्र से खनिज मिलते हैं, अब उनको ही इस रासायनिक खेती ने मार दिया, तो फिर उत्पादन कैसे बढ़ेगा? आने वाला जो समय है भट्ट साहब, यदि ये रासायनिक खेती बंद नहीं की तो खेतों में पैदा ही होना बंद हो जाएगा, वो भूमि बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी, और हो नहीं जाएगी, हो चुकी है। क्योंकि कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे होता है वो बंजर हो चुकी है, और मेरी उसी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जो 0.4 से नीचे था, आज वो 1 से नीचे कहीं पर भी नहीं, 1.7 तक मेरी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन हो गया। जब मेरी धरती इतनी गुणवत्तापूर्ण हो गई तो उत्पादन भी बढ़ता है। अब मेरे खेतों में उत्पादन रासायनिक खेतों वालों से ज़्यादा होता, कम नहीं होता। और भट्ट साहब, पानी की बचत 50% होती है, और उस धान की खेती में रासायनिक खेती जो किसान करते उनका खर्चा 20,000 रुपया प्रति एकड़, और मेरा खर्चा है 2,000 रुपये प्रति एकड़। एक तरीके से जीरो बजट खेती हो गई है। जीरो बजट हो गई, देखिए आप। आचार्य जी, एक और चीज मेरे ध्यान में आई है, आप इसे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि जो आजकल देश में बाढ़ की समस्या है, जो पानी खेतों में आके फसलें खराब हो रही हैं, तो क्या इसके पीछे भी वजह यही है कि जो जमीन बंजर हो गई तो पानी अंदर जा नहीं रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया भट्ट साहब। वास्तव में क्या हो गया, इतना यूरिया डीएपी लगातार हम डालते रहे, उसमें सूक्ष्म जीवाणु, अळसिया, केचुआ, मित्र कीट मर गए। और यूरिया डीएपी डालते हैं तो इसमें नमक की मात्रा होती है, और वो नमक ऊपर तो हम धरती को 1 फीट तक तो जुताई करते हैं तो वो नरम रहती है, लेकिन उससे नीचे ये सब केमिकल ने धरती को पत्थर बना दिया। मिट्टी को जब अळसिया खाता है केचुआ, और उस मिट्टी को पेट से निकाल कर पौधे को देता है, तो उसी खेत की मिट्टी से अळसिया केचुआ के पेट से निकली मिट्टी में 6 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन है, बिल्कुल 9 गुना ज़्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज़्यादा पोटास है। और जब ये मरता है तो धरती के लगभग 17 पोषक तत्वों की पूरी पूर्ति करता है। जो साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक आजकल बोलते हैं आप फास्फोरस कहाँ से लाओगे, पोटास कहाँ से लाओगे, नाइट्रोजन कहाँ से लाओगे, हमें जानकारी होनी चाहिए कि जब बादल बरसता है और बिजली कड़कती है, एक बार की बिजली कड़कन में हजारों टन यूरिया आकाश में पैदा होता है। अच्छा। और वर्षा जल से वो सारा धरती में आकर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। और ये सूक्ष्म जीवाणु ऑर्गेनिक कार्बन के भंडार हैं, अपने शरीर में कार्बन और ऐसी गैसेज को ग्रहण करते हैं जो आकाश को दूषित नहीं करती। ये प्राकृतिक खेती का कमाल है। इसमें धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता, जबकि रासायनिक खेती में एक भट्ट साहब इतना नुकसान हो रहा है दुनिया का। जब यूरिया को यूं डालता ना किसान खेत में, तो इसमें मेन तत्व है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन जब आकाश के ऑक्सीजन से मिलता है तो एक तीसरी गैस पैदा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। बिल्कुल। और यही कारण है कि अभी पिछले 10 सालों में लगभग 400 गुना वृद्धि से कैंसर हॉस्पिटल खुल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। क्योंकि कारण क्या हो गया, जब यूरिया डीएपी हम खेत में डालते हैं तो पौधा तो उसका 40% लेता है, बाकी वो आकाश में उड़ करके नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करता है।
और भूमिगत पानी में मिलकर नाइट्रेट पैदा करता है। भूमि भी दूषित हो गई, भूमिगत पानी भी दूषित हो गया, और जो अन्न में जाता है, फल में जाता है, साग भाजी में जाता है, वो हमारे में स्लो पॉइजन जाता है। उससे हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, ये सब बीमारियों के पीछे बहुत बड़ा कारण इस ऐसे आहार का बन गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को अब राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है, और वो स्वयं बहुत प्रेरणा देते हैं किसानों को भी, हम सबको भी, कि आने वाला भविष्य प्राकृतिक खेती का है। इस ओर तेजी से हमने बढ़ने की आवश्यकता है। आचार्य जी, एक और चीज जानना चाहेंगे कि जो आपका मिशन है वो प्रकृति से जुड़ा है और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, तो ये दोनों अपने आप से एकदम कनेक्टेड हैं। तो हो सकता है कि प्राकृतिक कृषि का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करने से शरीर वापस ठीक होने लगेंगे। 100% भट्ट साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, लकड़ी की कुर्सी है तो लकड़ी से मरम्मत होती है, और लोहे की तो लोहे से वेल्डिंग होती है। तो हमारा शरीर पंच तत्वों का, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि, तो इसी सब तत्वों से ही तो इसकी मरम्मत होगी। हम केमिकल की ओर जा रहे हैं, दवाइयों में भी केमिकल और खाने में भी केमिकल, शरीर में तो केमिकल। ये तो पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, तो ऐसे तत्व पूर्ण जो आहार होगा वो प्राकृतिक रूप में। जैसे प्राकृतिक खेती से बंजर धरती दोबारा युवा बन जाती है, वैसे ही प्राकृतिक आहार से, खान पान से शरीर में निरोगता आएगी, स्वस्थता बढ़ेगी, बीमारियों से मुक्ति भी मिलेगी, ये पक्का है। एक और चीज भी मिथ है जो लोगों को जानना जरूरी है कि जब हरित क्रांति हुई थी तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने उसी तर्ज पर इसे इंट्रोड्यूस किया था जिस तर्ज पे हमारी टेम्पररी 370-35A धारा लगी थी कि भाई कुछ समय के लिए है, फिर वापस इसे हटाना है। तो लोगों ने इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना दिया है, और अब तो मुझे लगता है कि जो शुरुआत में जो परसेंटेज उन्होंने कहा था उसको कई गुना पार कर चुके हैं। बहुत अच्छा, ये भी सवाल आपने तो अद्भुत सवाल किए जिसका किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। देखिए, डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति का श्री गणेश किया, वो बधाई के पात्र हैं, देश की जरूरत थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1 हेक्टेयर में कुल 13 किलो नाइट्रोजन डालने का प्रावधान किया था। कुल 13 किलो 1 हेक्टेयर में, 2.5 एकड़ में 13 किलो, क्योंकि उस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। सारी धरती उपजाऊ थी, मित्र कीट थे, सूक्ष्म जीवाणु थे, अळसिया भरपूर मात्रा में थे। तो जब ये डालते थे तो वो इनको खा के पौधे का भोजन तुरंत बनाते थे, तो बम्पर उत्पादन होता था। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे आलस्य में आकर के गोबर की खाद, परंपरागत खेती छोड़ते चले गए, और हम यूरिया DAP पे निर्भर हो गए। जो 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन काम करता था, आज इस भारत देश में कितने ऐसे क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, आलू की खेती करते हैं जो लोग, वो 1 एकड़ में 13 बोरे डाल रहे हैं एक साल में। ओहो, 1 एकड़ में 13 बोरे एक साल में, और कहाँ 2.5 एकड़ में 13 किलो पड़ता था। जो धरती में पौधे का भोजन बनाने वाले अळसिया और निकेचुआ मर गए, और जब भोजन बनाने वाला ही नहीं बचा तो अब खाली कृत्रिम ढंग से यूरिया DAP डाला जा रहा। मैं भारत के किसानों को ये बात बोलता हूँ कि भाई, यदि यूरिया DAP से ही उत्पादन बढ़ता है तो आप जितना आज खेत में डालते हो उसको 2 गुना डालो, 3 गुना डालो, क्या उत्पादन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। अब आचार्य जी, आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट, हम थोड़ा चलते चलते बात करेंगे। एक और चीज आपसे जाननी थी, बहुत ही दिलचस्प बातचीत हो रही है कि जीवन जीने की कला हमने देखा, आप बच्चों को बता रहे थे ये नेचर से कैसे जुड़ना है। जी जी। तो आपकी क्या दिनचर्या है जिससे हम सीख सकें, दर्शक सीख सकें? देखिए, आप लगभग 66 वर्ष की आपकी आयु हो गई है,
लेकिन तेज बहुत हमसे भी ज़्यादा है, नहीं। एक्टिव भी हमसे ज़्यादा है आप, तो वो थोड़ी सी आप टिप्स जरूर दें। भट्ट साहब देखिए, हमारा जो देश न ऋषि मुनियों का रहा है। मैं खुद गुरुकुलीय प्रणाली में पढ़ा हूँ, गुरुकुल ही चलाता हूँ, और ये निश्चित है कि ब्राह्म मुहूर्त का जागरण उस समय शुद्ध परिष्कृत ऑक्सीजन होता है। तो प्रातः जब जागरण है उसमें योग है, प्राणायाम है, सैर है, वो नियमित की जाए। और दूसरा जो आहार हम लेते हैं, आजकल हमारे देश में विदेशी फूड का बहुत प्रचलन हो गया है और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं स्वदेशी की ओर लौटो। तो हमने ये फास्ट फूड, जंक फूड इतनी बड़ी संख्या में बच्चे खा रहे हैं जिससे वो रुग्ण हो रहे हैं। हमारा जो भोजन था, मिलट्स थे, घी दूध मक्खन दही था, फल फ्रूट था, साग भाजी था, ये मनुष्य का स्वाभाविक आहार है। यदि ये ले और उसकी दिनचर्या सवेरे शाम समय पर सोना, समय पर जागरण, शारीरिक मेहनत और अध्यात्म के साथ जुड़ना, यदि इन सब का समावेश हो तो निश्चित रूप से आदमी लंबे समय तक स्वस्थ रह करके जीवन जी सकता है और इसी में आनंद है। लेकिन आजकल जो बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, रात के 12-1 बजे तक तो रील्स ही देख रहे हैं सारे लोग, तो कैसे रोकें इनको, ये नई पीढ़ी को कैसे? हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या, चुनौती बनी है। इसका एक ही तरीका मैं समझता हूँ कि जब माता पिता स्वयं थोड़ा आदर्श बनेंगे। अब मैं सारा दिन टीवी देखता रहूं और बच्चे को कहूं इसको मत देखो, नुकसान होगा, आंखें खराब होंगी, ये बच्चे को समझाने का तरीका नहीं। पहले मुझे उससे दूर हटना पड़ेगा। ऐसे मोबाइल सारा दिन माता पिता देखते हैं और कितनी माँ ऐसा कर लेती हैं, अपना बच्चे से थोड़ा टाइम निकालने के लिए उसको मोबाइल दे देती हैं, लेकिन अल्पकाल के अपने सुख के लिए माँ उस बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। बालकों को समझाया जाए, जितना समय उचित उसको बौद्धिक विकास के रूप में काम करे जरूर दिखाएं, लेकिन अनर्गल ऐसे ऐप्स बनी हुई हैं जिनसे बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा, इससे हमें बचाना चाहिए। आचार्य जी, आप तो शिक्षक रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं गुरुकुल में, क्या आपको लगता है कि जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो वापस रूट्स पे जानी चाहिए, वापस गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए? क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे बड़ा आक्रमण भारत के विनाश का यही किया कि गुरुकुल खत्म कर दिया। बहुत बिल्कुल भट्ट साहब, यही देखिए, शिक्षा एक ऐसा चीज है कि जो किसी भी समाज को उन्नति या पतन का आधार वही बनती है। भारत में एक काल था कि अनपढ़ व्यक्ति ढूंढे भी नहीं मिलता था, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में प्राचीन भारत में राजकीय व्यवस्था होती थी। 6 वर्ष के बाद कोई माता पिता अपने बेटे बेटी को घर नहीं रख सकता था, उसे गुरुकुल में भेजना ही पड़ता था। जब कोई बालक घर पर रह ही नहीं सकता था 6 वर्ष के बाद, तो बताओ अनपढ़ता कैसे बचेगी? ये नियम था और कोई इस व्यवस्था को नहीं तोड़ पाया। अंग्रेज ने सबसे बड़ा कुठाराघात, लॉर्ड मैकाले ने भारत का 2 बार पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भ्रमण किया और उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा और अंग्रेज को बताया, भाई इस देश पे लंबा शासन हम नहीं चला सकते। यहाँ की शिक्षा पद्धति गुरुकुलीय ढंग से गांव-गांव के अंदर इतनी विस्तार में है कि जब तक हम उसको नहीं तोड़ेंगे हम राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। और अंग्रेज ने यही किया। जो राजा इन गुरुकुलों का संचालन करते थे, जो दानी दाता इनमें दान का सहयोग करते थे, उनको बंद कराया और एक नई अपने ढंग की मैकाले ने शिक्षा नीति तैयार की कि जो इस देश के लोगों का स्वाभिमान तोड़ सके। इनके इतिहास को बिगाड़ने का काम, हमारे इतिहास को बिगाड़ने का काम किया ताकि इनको अपने पूर्वजों पर गर्व ना रहे। तो एक बहुत बड़ा अंग्रेज ने हमारे साथ शिक्षा पर कुठाराघात करके बहुत नुकसान किया।
अब मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, अब वापस समझना जरूरी हो गया है कि वापस गुरुकुलों की स्थापना होती रहे। इस दिशा में बढ़ना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2020 नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। इसमें निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा मिलेगी और धीरे धीरे हम अपने परंपरागत जो पद्धतियां थी, जो इस देश का सांस्कृतिक आधार थी, उसकी ओर जरूर मैं समझता हूं रास्ता बनेगा। आचार्य जी, एक और सवाल मन में आ रहा है कि हमने देश के काफ़ी सालों से देख रहे हैं, कोई गवर्नर एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो तो राजभवन में उनको एक कह सकते हैं कि आज के ज़माने के राजा तो राज्यपाल हैं। लेकिन आप जो हम स्कूल में, आप इसी स्कूल में रात आपने बिताई, सवेरे आपने यहाँ पे योगा किया, तो ये कैसे आप कर लेते हैं? मतलब ये एक तरीके से ऐसा आपको लगता है कि मैं राज्यपाल हूँ और ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो कोई टोकता है आपको कि ये क्या कर रहे हो, हमको भी करना पड़ेगा? नहीं, इसमें आपने बड़ा अच्छा किया। देखिए, मैं इस प्रदेश में, गुजरात में प्रत्येक जिला में गया, बहुत सम्मेलन किसानों के किए, लेकिन मैंने अनुभव किया, मैं भाषण दे के आ जाता हूँ, लोगों से सीधा कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर मैंने निर्णय लिया कि अब मैं गांव में जाऊंगा। यहाँ पूरे गुजरात में 267 तालुका हैं, तहसील हैं। तो अब मैंने निर्णय लिया है कि मैं प्रत्येक तालुका में जाऊंगा और वहाँ भट्ट साहब, मेरा तरीका रहता है, जिस गांव का चयन प्रशासन करता है, उस गांव में पूरा दिन हम सेवा सेतु का कार्यक्रम चलवाते हैं। उसमें लोगों के लिए आधार कार्ड है, कोई विधवा पेंशन है, किसी को कोई लोन लेना है, किसी के स्वास्थ्य की दिक्कत है, पशुओं के स्वास्थ्य की है, तो वहाँ पूरा दिन शिविर कैंप हम चलवाते हैं। पूरे दिन गांव को फ्री सुविधा मिलती है। एक बात। दूसरा, गांव में जाकर मैं स्वच्छता अभियान चलाता हूँ, फिर वृक्षारोपण। ये दोनों मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए इस देश को दिए और इसका भारत में बहुत बड़ा लाभ हुआ। आज हम देखते हैं, एक समय था जो ट्रेन रेल गंदगी का अड्डा होती थी, आज वहाँ कितनी शुद्ध स्वच्छता आ गई है और लोगों में भी स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूकता आई है। तो गांव में ये काम बढ़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का मिशन मेरे को बहुत पसंद आया। अब मैं स्वयं गांव में झाड़ू लगाता हूँ। फिर मैं एक पेड़ माँ के नाम, अब मैं नया मिशन चला रहा हूँ। गांव की 1 एकड़ जमीन पे, 1 एकड़ में पूरे में हम फॉरेस्ट, जंगल बनाएंगे और वृक्षारोपण करेंगे। ऐसे 267 गांव में ये मॉडल बनेगा तो कितना बड़ा वातावरण की शुद्धि का रास्ता बनेगा, पक्षी जीव जंतु आएंगे, एक नया मार्ग बनेगा। उसके बाद मैं रात को गांव में जनसभा करता हूं और ये सब सरकार की योजनाएं, वृक्षारोपण, प्राकृतिक खेती, गो पालन, गो नस्ल सुधार, नशे से मुक्ति, बच्चों को संस्कारित करना, ये सब बातें मैं लोगों के बीच में रखता हूँ। और रात को जो गांव का ऐसा अनुसूचित जाति का परिवार, जनजाति का परिवार, उसी में मैं भोजन करता हूँ और मेरा प्रयास रहता उसी गांव के स्कूल में मैं रात को, जो सरकारी स्कूल है, उसी में मैं विश्राम करता हूँ। सवेरे उठ के स्कूल के बच्चों के साथ योग प्राणायाम की क्लास लगाता हूँ और फिर किसान के खेत में भी मैं जाता हूँ। वहाँ हल चलाता तो हल भी चला देता हूँ, उसका चारा कटता पशु का वो भी कर लेता हूँ, गाय का दूध निकलता वो भी कर लेता हूँ। तो उससे लोग ऐसे कनेक्ट होते हैं कि ये तो आदमी हमारे बीच का है। जब गवर्नर ये काम करता तो हमें गर्व होना चाहिए। तो उससे लोग इतना अपनापन अनुभव करते हैं। और मैं जब अनुसूचित जाति परिवार में जाता हूँ तो उनकी भावनाओं हो, कितने लोगों के आंख से प्यार के आंसू, अपनापन। जी, हमने कभी सोचा नहीं कोई गवर्नर हमारे घर में, हम वास्तव में स्वप्न देख रहे हैं या आप आए हुए हैं, ऐसा भाव। पूरा परिवार ऐसे जुड़ जाता है जैसे
अपना कोई बहुत निकट परिवार का आदमी आया, तो मेरे को बड़ा सुख मिलता है इन सब चीज़ों से। अभी तक आपने 32-35 गांव पूरे कर लिए। जी जी। और पहले गांव में और पहले गांव में जहाँ जाके आए वहां पे क्या चेंजेस हुआ, उसका कुछ आकलन करवाया? बिल्कुल मैंने किया है। वहाँ लोगों में स्वच्छता के प्रति बड़े रुचि बनी है। माँ बहनें अपने घर के बाहर का जो गली है उसे साफ करती हैं। जहाँ भी मैंने वृक्षारोपण किया प्रति मास मैं उनका वीडियो मंगवाता हूँ, देखता हूँ वो जिंदा है या नहीं। हाँ, पूरा आकलन हम करते हैं और किसान प्राकृतिक खेती की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आप सबको टास्क दे रहे हैं, तो अब हमारी इच्छा ऐसा है कि अब मीडिया को भी कोई टास्क दीजिए। हम टास्क लेने के लिए तैयार है, हमें क्या करना चाहिए? वाह वाह वाह, आप जैसे मीडिया के प्रबुद्ध लोग इस मिशन पे जुड़ेंगे तो बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा होगी। आपसे भट्ट साहब मेरा यही आग्रह है कि अब गुजरात में लगभग 8 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और बहुत किसानों ने मॉडल फार्म भी बनाए। आपके लोग वहाँ खेत में जाएं, उनकी सक्सेस स्टोरी उन्हीं से सुने और वो यदि प्रचारित हों तो इससे अन्य लोग देख करके भी सीखेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मिशन को बढ़ाने में योगदान होगा। और इस खेती करने से जो परिवर्तन आएगा, जो लोगों का भला होगा, उसमें सहभागी आप भी बनेंगे। ये बहुत बड़ा सहयोग आपका हो पाए। नहीं, बिल्कुल आपसे प्रेरणा लेके अब हम ये भी वादा करते हैं आज के ही शो से कि अब हम हर हफ्ते एक विशेष प्रोग्राम करेंगे प्राकृतिक कृषि का, और रोज शाम को 6 बजे जो हमारा ग्रामीण का बुलेटिन चलता है उसके अंदर रोज कम से कम एक सक्सेस स्टोरी रोज हम बताएं। वैसा हम संकल्प आज आपके सामने बहुत धन्यवाद, आपके लिए बधाई। और आपने पहल की है, मैं समझता हूँ आपकी इस पहल से और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और सही अर्थों में राष्ट्र समाज लोगों का भला होगा। एक आखिरी सवाल है, यज्ञ जो है, मैं भी रोज यज्ञ करता हूँ, गौ यज्ञ करता हूँ। हमें तकलीफ ये होती है कि गाय का जो पंचगव्य है वो सब लाने में, लेकिन फिर भी कहीं से ले आते हैं, इस्कॉन के मंदिर से वगैरह, देसी गाय की। यज्ञ का क्या महत्व है? क्या हमें जो पुरानी पद्धति से ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, पहले हर घर में यज्ञ होता था, जैसा आए जो मंत्र आए, मंत्र की बात नहीं है, शुद्धिकरण की बात है, यज्ञ का साइंटिफिक चीज आप बताइए। इसके देखिए 2 तरह का बहुत बड़ा सवाल, अच्छा आपने प्रश्न किया है। संस्कृत व्याकरण में एक धातु है यज्ञ, यज्ञ, उसके 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। ये भौतिक रूप से मनुष्य जब धरती पे आता है तो 3 प्रकार के लोगों से उसका मेल होता है। एक ऐसे लोग मिलते हैं जो आयु, विद्या, यश, बल, धन में उससे बड़े होते हैं, एक समान स्तर के होते हैं, एक इन सब चीज़ों में उससे छोटे होते हैं। आदमी सामाजिक प्राणी दुनिया में जीना, सफलता पूर्वक जीवन मिलके हम कैसे जिए, ये यज्ञ हमें सिखाता। पहला, देव पूजा का मतलब, देव 2 प्रकार के हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। जड़ देवता है पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, ये जड़ देवता है। ये प्रसन्न होंगे तो हम सुखी रहेंगे। आज हमने इनको नाराज कर दिया। सूर्य की किरणें अल्ट्रा वायलेट आ रही हैं, ओजोन की परत फाड़ दी है, इससे अनेक रोग खतरे में हैं। वायु प्रदूषित हो गया, जल प्रदूषित हो गया, धरती माँ को जहरीला बना दिया। ये देवता जो हमें जीवन देते हैं, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं है, और हमने वही सारे के सारे अशुद्ध दूषित कर दिए हैं। तो उनको शुद्ध करने का, प्रसन्न करने का दुनिया में कोई तरीका नहीं, केवल यज्ञ, केवल यज्ञ। उसमें हम मिष्ठान युक्त, पुष्टिकारक, सुगंधिदायक सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, और वो जब अग्नि में पड़ता तो अग्नि की विशेषता भट्ट साहब उसको परमाणुकृत करती है, उसकी गुणवत्ता को करोड़ों गुना बढ़ाती है। जैसे एक मिर्ची हम भोजन में खाते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, पड़ोसी को तो पता ही नहीं लगता मैं खाऊंगा तो, लेकिन वो मिर्च अग्नि में डाल के देखो, पूरे मोहल्ले को पता लगेगा। क्यों हुआ? क्योंकि अग्नि में विशेषता, उसमें पड़ा पदार्थ नष्ट नहीं होता, वो परमाणुकृत होकर के करोड़ों गुना बढ़ता है। एक छटा घी एक आदमी खाएगा तो एक का भला करेगा,
वो अग्नि में यज्ञ में होगा तो वो लाखों करोड़ों का भला करेगा। ये इसे जड़ देवता प्रसन्न होंगे। दूसरा उपदेश यज्ञ देता है, माता पिता गुरु आचार्य उपदेशक ये जो लोग हैं ये भी देवता हैं, ये हमें जीवन जीने का रास्ता देते हैं, जीवन देते हैं, इनका भी वैसे ही सम्मान करो, इज्जत करो। ये यज्ञ का उपदेश। दूसरा संगतिकरण, मिल के रहना, संगठित होना, एक दूसरे की हेल्प करना। जब हम यज्ञ करते हैं तो सारी चीज होंगी तब होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हवन कुंड होना चाहिए, समिधाएं होनी चाहिए, सामग्री घी होना चाहिए, अग्नि होनी चाहिए, करने वाला होना चाहिए। इनमें एक भी नहीं होगा तो यज्ञ सफलतापूर्वक नहीं होगा। तो ये कहता जैसे सबके संगतिकरण से मैं हूं, ऐसे मनुष्य तू संगतिकरण से आपस में एकता, प्रेम, स्नेह, प्यार ये भाव आपके जीवन में हो, वो कौम समाज उन्नति करते जिनमें संगठन होता है। ये संगठन गति यज्ञ सिखाता। नंबर 3 दान। यज्ञ में कोई भी चीज डालो, हम कहते अग्नि स्वाग्नि आपके लिए, अग्नि कहती भाई आपने तो दे दिया, मैं रखूंगी तो स्वार्थी बनूंगी। वो उसको कई सौ गुना करके वापस देती है। ऐसे कहा जो लोग आयु विद्या यश बल धन में छोटे हैं उनको दान करो, जो समान के उनके साथ मिलकर संगठित रहो। जिन पे अन्न की कमी अन्न का दान दो, वस्त्र की कमी वस्त्र का दान करो, शिक्षा की कमी शिक्षा का दान करो, ताकि वो भी समाज का हिस्सा है, बराबर आएंगे। पड़ोसी सुखी रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, ये नियम है। तो यज्ञ है उपकार, ये है ऋषियों की अनुपम देन, ये सबका कल्याण करता। जो पड़ोसी नहीं करता उसके यहाँ भी जाके उसका भी उपकार करता है। तो यज्ञ तो परम पवित्र कार्य, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा दुनिया में यज्ञ से ऊपर श्रेष्ठ कर्म कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमको बताई, प्रेरणादायक बातें बताई। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है। एक समय था जब भारत को आज़ाद करने की लड़ाई लोगों ने लड़ी थी, आंदोलन किए थे। अब वो समय आ गया है कि भारत को जैसा भारत हमारा था वैसा ही भारत पुनर्जीवित करने का आंदोलन होना चाहिए। तभी ये क्रांति सक्सेसफुल होगी, तभी आपकी ये जो मेहनत है, जो आपकी तपस्या है, वो लोगों तक पहुंचेगी और लोग इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा सोने की चिड़िया वाला जो भारत था, जो विश्व गुरु भारत था, उसकी स्थापना तभी होगी जब शुरुआत हम गांव से करेंगे, अपने खेत से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। धन्यवाद।